दोस्तों, एक मजाकिया लेकिन उतनी ही दर्दनाक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक लड़का बड़ी खुशी से बोलता है, मैंने बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, अब तो बड़े शहरों में लाखों की नौकरी पक्की है। तभी पीछे से उसका दोस्त हंसता है और बोलता है, भाई सपने से जग जाओ, चलो छोले भटूरे की दुकान लगाने की तैयारी करते हैं, वहाँ कम से कम कमाई तो पक्की है। ये सुनने में किसी कॉमेडी शो का जोक लग रहा होगा, लेकिन ये आज के भारत की सबसे कड़वी सच्चाई है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जो हर घर की कहानी है, बेरोजगारी। ये बीमारी हमारे देश में कब पैदा हुई, इसके पीछे वो कौन से असली कारण हैं जिन पर कोई बात नहीं करता। क्या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती हैं, या फिर हमें खुद ही इस दलदल से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। खतरा ये नहीं है कि बेरोजगारी आज अचानक बढ़ गई है, खतरा ये है कि ये बीमारी दशकों से हमारी जड़ें खोखली कर रही है। आज़ादी के बाद हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही चीज थी, हमारी आबादी। शुरुआत में हमारी लगभग 80% आबादी खेती पर निर्भर थी, लेकिन जैसे जैसे जमीनें छोटी होती गई, परिवार बड़े होते गए, खेती से होने वाली कमाई कम होने लगी और यूथ पढ़ लिख कर शहरों की तरफ भागने लगा। असली मोड़ आया सन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। प्राइवेट सेक्टर आया, नौकरियां आई भी, लेकिन उनके साथ देश में एक नया कैंसर पैदा हुआ जिसे कहते हैं स्किल गैप। देश के हर कोने में डिग्री बांटने वाले कॉलेज तो खुल गए जो दुकानों की तरह चलने लगे। उन्होंने लाखों ग्रेजुएट्स पैदा तो कर दिए, लेकिन मार्केट के हिसाब से उन्हें काम नहीं सिखाया। यानी बेरोजगारी तब पैदा हुई जब नौकरियां कम थी। ये तब पैदा हुई जब हमारी एजुकेशन सिस्टम और मार्केट की एक्चुअल डिमांड के बीच का तालमेल पूरी तरह टूट गया। अब बात करते हैं उन कारणों पर जो अक्सर भाषणों में छुपा दिए जाते हैं। पहला, रट्टामार एजुकेशन सिस्टम। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम आज भी वही गली सड़ी थ्योरी पढ़ा रहा है। कंपनीज बोलती हैं कि उन्हें एआई कोडिंग, डेटा एनालिसिस और प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए, जबकि हमारे यूथ को सिर्फ कॉपी पेस्ट करना सिखाया गया है। दूसरा, आरक्षण और मेरिट का संघर्ष। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिस पर बोलने से बड़े बड़े नेता डरते हैं। जब एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट दिन रात करके 90% या 95% मार्क्स लेता है और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और वहीं दूसरी तरफ कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाता है, तो सिस्टम पर गुस्सा आना बिल्कुल लाजमी है। हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब्स पहले से ही बहुत लिमिटेड हैं और उस पर से हाई रिजर्वेशन की वजह से अपॉर्चुनिटी का दायरा और छोटा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल और प्रैक्टिकल कारण है जिसकी वजह से देश का एक काबिल यूथ खुद को लाचार और बेरोजगार महसूस करने लगता है। तीसरा, सरकारी नौकरी का ऑब्सेशन। हमारे यहाँ अगर कोई प्राइवेट में 50,000 कमाता है और कोई सरकारी में 25,000 रुपये कमाता है, तो समाज सरकारी वाले को ज्यादा इज्जत देगा। इस चक्कर में देश का लाखों यूथ 5-5 साल तक एक ही कमरे में बंद होकर तैयारी करता है, जहां सिलेक्शन रेट 0.1% है। वो कोई नया स्किल नहीं सीखते और जब सिलेक्शन नहीं होता तो वो 26-23 साल की उम्र तक अचानक पहुंच जाते हैं और पूरी तरह बेरोजगार हो जाते हैं। तो इस दलदल में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? हर 5 साल में इलेक्शन आते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं, हम इतने लाखों नौकरियां देंगे, हम इतने करोड़ों नौकरियां देंगे, हम हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन दोस्तों, दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, क्या महीने के 1500 या 2000 रुपये भत्ता देने से किसी का घर चल सकता है? क्या इससे बेरोजगारी खत्म हो सकती है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। सरकारों को अगर सच में देश बदलना है
तो उन्हें पेपर लीक पर स्ट्रिक्ट कानून लाना होगा। रिक्वायरमेंट डिले सिस्टम को फास्ट करना और ट्रांसपेरेंट बनाना होगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा और कड़वा सवाल उठता है। हम हर चीज का दोष सरकार पर डाल देते हैं, लेकिन क्या हम खुद बदलने को तैयार हैं? अगर हमारी खुद की सोच सड़ी हुई है तो हम किसी भी सरकार पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? मैं आपको अपने गांव का एक सच्चा उदाहरण बताता हूं, जो देश के हर कस्बे की कहानी है। जब गांव का कोई युवा कुछ अलग करने की सोचता है, कोई छोटा बिजनेस या फैक्ट्री लगाने की बात करता है, तो गांव के ही 4 लोग बैठकर उसका साथ देने की बजाय पता है क्या बोलते हैं? उनका सबसे बड़ा ताना होता है, अरे तू बड़ा अमीर बनेगा, तू अमीर बन जा, मुझे अपना ड्राइवर ही लगा लियो। क्यों दोस्तों, सुना है ना ये ताना? इसको बोलते हैं केकड़ा मानसिकता। अगर एक केकड़ा बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो बाकी के 10 केकड़े उसकी टांग पकड़कर नीचे खींच लेंगे। जब तक हमारे देश के युवाओं में ये टांग खींचने वाली घटिया मानसिकता बदल नहीं जाती, तब तक हम सरकार पर उंगली उठाने के काबिल नहीं हैं। हमें इस सोच से ऊपर उठना होगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ना सीखना होगा। अब बात करते हैं उस बदलाव की जो देश की तकदीर बदल सकता है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग। भारत हर साल चाइना और बाकी देशों से लाखों करोड़ रुपए का ऐसा सामान इंपोर्ट करता है जो हम खुद बना सकते हैं। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, प्लास्टिक के डिब्बे, कपड़ों के बटन, दिवाली की लाइट, यहाँ तक कि गणेश चतुर्थी पर इस्तेमाल होने वाली भगवान गणेश की मूर्तियां भी। क्या भारत में हम इन्हें नहीं बना सकते? भारत में लगभग 6.5 लाख गांव हैं। अगर हर गांव के सिर्फ 10 से 12 युवा मिलकर एक छोटी सी यूनिट लगाएं और सिर्फ 2 से 3 आइटम की ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें जो देश बाहर से मंगवाता है, तो पूरे देश में 60 से 70 लाख नए जॉब्स ग्राउंड लेवल पर ही पैदा होंगे। लेकिन यहाँ पर जनता एक जायज सवाल पूछेगी, भाई गांव के लड़के ग्रुप तो बना लेंगे, पर उन्हें फंड मैनेज करना, बैंक लोन लेना, पेपर वर्क करना और सामान बेचना नहीं आता, वे दिक्कत में फंस जाएंगे। और यहीं पर आता है समस्या का सबसे सटीक और कानूनी सॉल्यूशन। सरकार को इसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को हर 9 से 10 गांव के ऊपर एक गवर्नमेंट क्लस्टर मैनेजर यानी कि सरकारी बंदा अपॉइंट करना चाहिए। इस मैनेजर का काम किसी कुर्सी पर बैठना नहीं होगा, इसका काम होगा उन 9 से 10 गांव के युवाओं के साथ ग्राउंड लेवल पर खड़े रहना, उन गांव के लिए जो फंड आ रहा है उसे सही जगह लगवाना, युवाओं को बैंक से लोन दिलवाना, उनकी हर पेपर वर्क की दिक्कत को मैनेज करना और उनके बनाए हुए सामान बड़े मार्केट तक पहुंचाना। अगर सरकार हर 9 से 10 गांव पर एक ऐसा काबिल मैनेजर बिठा दे जो उन्हें हर तरह से सपोर्ट करे, तो देश का पैसा देश में रहेगा और हमारा एक एक गांव आत्मनिर्भर बनेगा। अब कुछ लोग पूछेंगे, भाई अगर हर कोई स्किल सीख लेगा या गांव में यूनिट खोल लेगा तो नौकरी कौन करेगा? दोस्तों, स्किल सीखने का मतलब सिर्फ स्टार्टअप खोलना नहीं होता। स्किल का मतलब होता है काबिल बनना। आज कॉर्पोरेट कंपनीज के पास लाखों रिज्यूम आते हैं, लेकिन वो बोलती हैं कि उन्हें काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ डिग्री है, काम का ज्ञान नहीं। जब आप स्किल सीखते हैं तो आप नौकरी की रेस में बाकियों से आगे निकल जाते हैं। और जब गांव के 10 लड़के मिलकर यूनिट खोलते हैं तो वो खुद के साथ साथ 10 और लोगों को नौकरी देते हैं। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आज 20 से 30 हजार में छोटी छोटी ऑटोमेटिक मशीन आ जाती हैं। अगर 10 लड़के थोड़ा थोड़ा पैसा भी पुल करें और ऊपर से सरकार का वो क्लस्टर मैनेजर उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडी और लोन दिलवा दे, तो इन्वेस्टमेंट की दिक्कत भी खत्म।
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, बेरोजगारी कब और कैसे खत्म होगी? सरकार हर एक नागरिक को सरकारी कुर्सी पर नहीं बिठा सकती। बेरोजगारी तब खत्म होना शुरू होगी जब हम सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना छोड़ देंगे। हमें इस आरक्षण और लिमिटेड सीट के दायरे से बाहर निकलकर प्राइवेट सेक्टर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ देखना होगा, जहां कोई आपकी जात या सिफारिश नहीं देखता, वहां सिर्फ आपका टैलेंट और आपका प्रोडक्ट दिखता है। जिस दिन हमारे देश का यूथ ताने मारना छोड़ देगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेगा और हमारी सरकारें राजनीति के बजाय हर 9 से 10 गांवों पर मैनेजर बिठाकर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल को कड़ाई से लागू कर देगी, उसी दिन से इस देश से बेरोजगारी का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपका इस गांव के मैनेजर वाले मॉडल और ड्राइवर वाले ताने पर क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को अपने गांव के दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नया विजन हर सरकार तक पहुंचे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।